गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पार्ट 2 वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। संसार में अनेक ध्वनियाँ प्रचलित हैं। मनुष्य के मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं, लेकिन समस्त ध्वनियाँ वर्ण नहीं होती। यानी हमारे मुख से तरह तरह की आवाज़ निकलती है, लेकिन सारी ध्वनि, सारी आवाज़ जो है वो वर्ण नहीं कहलाते हैं। भाषा के अंतर्गत कुछ ही ध्वनियों को ही स्वीकृति दी गई है, यानी उनको स्वीकृति प्रदान की है और उनके लिए चिन्ह अंकित किए गए हैं, जिन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा जो सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले वर्णों को सीखना पड़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जब तक वर्ण को नहीं समझेंगे, वर्ण को नहीं जानेंगे, मात्रा को नहीं जानेंगे, हम ना सही से लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ हम लोग कुछ शब्द देखेंगे। मोहन, मोहन, ये 3 शब्द दिख रहा है, 3 वर्ण दिख रहा है ना, लेकिन इनमें भी व्यंजन और स्वर छुपा हुआ है। हम इनको अलग अलग करेंगे। इसी को कहते हैं, जब हम अलग अलग करते हैं, उनको कहते हैं वर्ण विच्छेद। विच्छेद मतलब अलग करना। अब इनको देखो ध्यान से। म से जब हम स्वर हटाएंगे, इनमें कौन सा स्वर लगा है? ओ लगा है ना। तो हम जब इसको स्वर को हटाएंगे तो म, हल चिन्ह, धन, ओ, फिर धन, फिर ह है तो हा बोल रहे हैं तो हा में आ रहा है, तो इसको भी अलग करेंगे। यानी हम एक एक वर्ण को अलग कर देंगे। हा, हल चिन्ह, धन, अ, धन, न, हल चिन्ह, धन, अ। तो ये वर्ण विच्छेद हो गया। अब इतने वर्णों का प्रयोग मोहन में हुआ था। यही इसकी सबसे छोटी इकाई है। म, ओ, ह, अ, न, अ, ये सबसे छोटी। अब इसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसी तरह पर्वत, प, हल चिन्ह, धन, अ, फिर ये रेफ र है, यानी ये आधा र है। तो इसको कैसे लिखेंगे र को? यहाँ पर्वत। ध्यान से पढ़ो, धीरे धीरे जब हम पढ़ते हैं तो हमें अक्षर पता चलता है। पर्वत, तो पहले र आ रहा है तो र लिखेंगे और हल चिन्ह लगाएंगे क्योंकि ये आधा है। फिर धन, व, हल चिन्ह, फिर धन, अ, फिर धन, फिर त है तो त में हल चिन्ह और अ, यानी कि हम स्वर और व्यंजन दोनों को अलग अलग कर देंगे। अब इसके और खंड नहीं किए जा सकते, जो कि हमने ऊपर की परिभाषा वर्ण में पढ़ा। अब वर्णमाला, माला मतलब कि जो जहाँ पर एक साथ एक सीक्वेंस में बिल्कुल क्रमगत तरीके से कोई भी चीज को पिरोया जाए, तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? वर्णों की। वर्णमाला, वर्णों की माला, बिल्कुल एक सीक्वेंस में, एक समूह में जो जिन चीजों को रखा जाए, तो यहाँ वर्णों का समूह। वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ होता है वर्णों का समूह। परिभाषा देखें, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये नहीं कि क ऊपर है, खा को एकदम नीचे कर दिया, बिल्कुल व्यवस्थित क्रम में। ये बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णों को सजाकर रखा गया है, उसे को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, हिंदी जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, वे स्वर कहलाते हैं। अब जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से, हमारे अंदर से ध्वनियाँ जो निकलती हैं वो स्वर की सहायता से निकलती हैं। यदि स्वर हवा न हो तो हम कुछ भी बोल नहीं पाएंगे। तो जब तक हवा बाहर नहीं निकलेगी हम कुछ भी नहीं बोल सकते। तो कुछ भी बोलने के लिए हमें हवा की ज़रूरत होती है, और वही हवा जब बिना किसी रुकावट के निकलती है
तो वो स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, इन्हें किसी और की आवश्यकता नहीं होती। ये स्वर जो हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही इसी तरीके से मुख से बाहर निकलते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। क्लियर? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को तीन भेद, मतलब स्वर को तीन भेद में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। ठीक है, अब इनको, जब इन स्वरों का हम उच्चारण करते हैं तो उसमें कई, ये नहीं है कि सबको एक ही समय में एक ही तरह से बोला जाता है। जितना समय हम अ को देंगे उससे दुगना समय हम आ को देंगे। बोल के देखिए, अ, आ, यानी अ से ज्यादा समय आ में लगा। तो इसी के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व मतलब कमी, कम। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब बड़ा, यानी ह्रस्व से बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है और दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका चिन्ह ये इस तरह से एस, अंग्रेजी के एस के तरह होता है। इनको अवग्रह कहते हैं। जैसे ओम, ओम बोलते हैं तो थोड़ा देर तक बोलते हैं ना। तो और एक चीज और, जब हम किसी का नाम पुकारते हैं, कोई नजदीक हो तब नहीं, लेकिन जब कोई दूर रहता है और उसका जब नाम पुकारते हैं तो उसको हम थोड़ा तेज आवाज में बोलते हैं, खींच के बोलते हैं। जैसे राम, राम ऐसे बोलते हैं ना। तो इसमें प्लुत स्वर का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है। अब अंग, आह, ये अयोगवाह कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से न स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। ये दोनों के साथ प्रयोग में आते हैं। अयोगवाह, ये अयोगवाह कहलाते हैं क्योंकि ना तो ये स्वर है और ना ही व्यंजन, ये दोनों के साथ रहते हैं। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहा जाता है। अनुस्वार, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल नासिका से निकले उसे अनुस्वार कहते हैं। इनका चिन्ह चंद बिंदु होता है, ये केवल चंद बिंदु होता है। इसका प्रयोग वर्णों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जा सकता है, जैसे अंग, गंगा, अंगूर आदि। अच्छा, एक चीज, यहाँ पर तो अंग है तो यहाँ पर लगा दिया, लेकिन कभी कभी पंचमाक्षर में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। पंचमाक्षर को, अब पंचमाक्षर, जितने भी पंचमाक्षर हैं उनको हम अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे पहले हम गंगा ऐसे लिखते थे, लेकिन अब ये अंगा जो है, ये अंगा, ये यहाँ अनुस्वार के रूप में, तो ये गंगा हो गया। अनुनासिक, इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख से समान दबाव के साथ बाहर निकलती है। अनुस्वार में केवल नाक से नासिका का प्रयोग होता था, लेकिन अनुनासिक में हम दोनों का, नाक का भी प्रयोग करते हैं और मुख से भी हवा को बाहर निकालते हैं। दोनों में समान रूप से बाहर निकाला जाता है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जैसे आँख, माँ इत्यादि। विसर्ग, इसका उच्चारण ह के समान होता है। इसका चिन्ह ये 2 बिंदु होती है बगल में। ठीक है, जैसे प्रातः, अतः, स्वतः इत्यादि। संस्कृत के शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है।
अब अपनी हिंदी भाषा में हम बहुत सारी विदेशी भाषाओं को भी पढ़ते हैं। तो आगत ध्वनि या आगत शब्द, बहुत सारे आगत शब्द होते हैं, बहुत सारी आगत ध्वनियाँ आती। आगत ध्वनि जैसे आ में केवल अर्धचंद्र लगाया जाता है, इसको अ के उच्चारण करते हैं, अ का उच्चारण करते हैं, थोड़ा सा मुंह खोल करके उसको बोलते हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय इसका प्रयोग किया जा सकता है, जैसे डॉक्टर, कॉपी, बॉल, बॉटल, इस तरह का प्रयोग करते हैं ना, थोड़ा सा मुंह को गोल करके बोलते हैं। तो बहुत इस पर ध्यान देने की बात है कि ये केवल अर्धचंद्र होता है, इसमें बिंदी नहीं लगी होती है। अनुनासिक की तरह इसमें बिंदु नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें बिंदु लगा देते हैं। अक्सर इसको हम बताते रहते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर यानी केवल ये अर्धचंद्र होता है, इसमें बिंदु नहीं लगता है, इसको आगत ध्वनि कहते हैं। अब मात्रा, सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है मात्रा। अगर हम मात्रा को सही ढंग से नहीं लिखेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम कुछ भी ना सही से बोल सकते हैं और ना सही से लिख सकते हैं। हमें शुद्धता का ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे ज़रूरी है मात्रा को जानना, पहचानना, उसको सीखना। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जितने भी स्वर हैं उनका हम आगे पहले बताए हैं ना कि उसके चिन्ह होते हैं, यही चिन्ह है। ये जो चिन्ह है ये मात्रा है। अ, सब जो जानते हैं कि इसकी कोई मात्रा नहीं होती, तो इसको हमने अ को अ ही लिखा। आ में ये मात्रा होती है, जैसे काम, क पर आ की मात्रा, तो आम। ई में इस तरह से छोटी ई की मात्रा, ये तो क पर छोटी ई की मात्रा, ल पर आ की मात्रा, किला। अब बड़ी ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा ऐसे होती है, क पर बड़ी ई की मात्रा और ल, कील। उ, ये छोटा ऊ है तो कुछ बोल रहे हैं ना, तो जल्दी से बोल रहे हैं कुछ। अब बड़ा ऊ है, इसमें ज़्यादा समय लगा, तो इसको ऐसे लिखते कूप, कूप। कुछ में देखो बहुत कम समय लगा, लेकिन कूप में थोड़ा इससे ज़्यादा समय लगा। री की मात्रा ये है, इसे ऋषि वाला री, ये री, कृपा, ये चिन्ह है इसका। ए, इसमें इस तरह से मात्रा लगती है, तो क पर ए की मात्रा, केला। ए की ये चिन्ह है, जैसे कैसा। ओ की ये मात्रा है। तो ये मात्रा बहुत ध्यान देने वाली चीज है। कोस, क पर ओ की मात्रा, को स, कोस। औ का ये चिन्ह है। ओ पर 2 बार ऐसे होगा, ओ पर ऐसे एक रहेगा, ओ पर 2 चिन्ह रहेगा, तो कौन। क्लियर बच्चों, आज हम लोग बस इतना ही क्लियर करेंगे। आगे जितना भी टॉपिक है उसको नेक्स्ट पीरियड में जब भी हमारा टर्न होगा तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे। धन्यवाद।